आदरणीय कमिश्नर हायर एजुकेशन श्री प्रबल सिपाहा जी से अब आग्रह है कि आप प्रोफेसर भरत शरण सिंह जी, आदरणीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का स्वागत करें। कमिश्नर हायर एजुकेशन स्वागत कर रहे हैं प्रोफेसर भरत शरण सिंह जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सादर अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत उद्बोधन के लिए विनम्र आग्रह आदरणीय अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग श्री अनुपम राजन जी से। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, अखिल भारतीय शिक्षण मंडल के अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद जोशी जी, IUAC के चेयरमैन श्री पांडे जी, PURC के अध्यक्ष श्री सिंह साहब, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय महानुभाव, आज का ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में हम लोगों ने आयोजित किया। सदैव माननीय हम सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों को उच्च शिक्षा विभाग में काम करने का मौका मिला पहले, और तब से उच्च शिक्षा विभाग में किस प्रकार से उत्तरोत्तर नई प्रगति की जाए, नए नवाचार किए जाए, इसको लेकर के सर का हमेशा फोकस रहा, स्पेशल एम्फेसिस रहा, जोर रहा। तो इमर्जिंग जो ग्लोबल ट्रेंड है, जो व्यवस्थाएं बदल रही हैं वैश्विक परिदृश्य में, उसमें कैसे इस प्रकार के कोर्सेज हमारे यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनके माध्यम से इंट्रोड्यूस किए जाएं, उसको लेकर के सर के निर्देश थे कि एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला हो, जिसमें जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, उनके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जिनका डोमेन नॉलेज अच्छा है, उनको बुला करके हमारी यूनिवर्सिटीज़ को उसके एक्सपोज किया जाए, उससे इंगेज किया जाए। इसी अनुक्रम में आज की ये कार्यशाला आयोजित है, 1 दिवसीय। सर, इसमें हमारे जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टेट की, जो हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो दीगर विभागों से संचालित यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो टेक्निकल हो, वेटनरी हो, सभी के जो कुलगुरु हैं, सभी के जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं, वो यहाँ पे उपस्थित हैं। विभिन्न जो एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लोग यहाँ पे हैं। उच्च शिक्षा विभाग का लगातार ये प्रयास रहा है सर कि नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जाएं, चाहे वो AEDP कोर्सेज हों, चाहे वो स्किलिंग के कोर्सेज हों। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, और आज जो ये पूरा डे लॉन्ग डेलिब्रेशंस होगा, आज जो चर्चा होगी, हम लोगों ने उद्घाटन सत्र के बाद सर 4 तकनीकी सत्र रखे हैं। लगभग 50 से भी ज़्यादा सब थीम्स हैं सर, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, और सभी वाइस चांसलर्स यहाँ हैं, डीन हैं और सीनियर प्रोफेसर्स हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज पूरे दिन भर की चर्चा के बाद हम लोग और बेहतर आइडियाज़ हमारे को मिलेंगे, और आने वाले दिनों में हम मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए और बेहतर एकेडमिक एनवायरनमेंट हम उनको दे सकेंगे, और वैसे कोर्सेज हम अपने संस्थानों में इंट्रोड्यूस करेंगे और कर पाएंगे। जो बार बार बात होती है कि इंडस्ट्री एकेडमिया का कोलैबोरेशन हो, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स हो, हमारे पास बच्चे उस तरह के हों, तो वो नॉलेज भी सीखेंगे, दक्षता भी सीखेंगे, एक्सीलेंस भी प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार का एक्सीलेंस होगा कि अगर वो मार्केट में उनकी मार्केट रेडीनेस अच्छी होगी, ये हम लोगों का प्रयास होगा कि हम उस टारगेट को अचीव करें आज के दिन भर के अपनी चर्चाओं से। इस कार्यक्रम में आने के लिए सर एक बार मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं, सभी मंचासीन अतिथियों का, माननीय राज्यपाल महोदय का विशेष रूप से, जिनका सदैव सतत मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहा है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। और सर ये सभी लोग सर, चाहे वो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो, चाहे वो अदरवाइज ऑल्सो, गवर्नर साहब का हमें स्नेह मार्गदर्शन सदैव प्राप्त होता रहा है। मैं सर पुनः आपका एक तरह से स्वागत भी करता हूं सर, और अपनी तरफ से आपकी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जो लोग बाहर से सर, जो हमारे स्पीकर्स हैं सर, देश के जो इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट हैं सर, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, नीपा है, ICAR है, हम लोगों ने सर कम समय में पूरा प्रयास किया कि जितनी अच्छी जगहों से हमें जितने सब्जेक्ट एक्सपर्ट मिल पाएँ, वो हमने लाने का प्रयास किया है।
और इस प्रकार के कार्यक्रम हम आगे भी करते रहेंगे सर। ये हम लोगों का सदैव प्रयास होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में एमपी उत्तरोत्तर आगे प्रगति करे। यह अवसर ये बताने का भी है कि विभिन्न जो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भी सर मध्य प्रदेश पहला राज्य था। और आज भी सर हम सभी लोग, जितने हमारे कुलगुरु यहाँ बैठे हैं सर, चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी हों, हम सभी लोग मिलजुल करके सर इस स्टेट को एक उत्तरोत्तर उस दिशा में कि हम एक्सीलेंस अचीव करें, हम लगातार प्रयासरत हैं सर। आपका मार्गदर्शन सर हमें सदैव मिलता रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अपर मुख्य सचिव श्री अनुपम राजन जी। आदरणीय देवी सज्जनों, हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में सदस्य सचिव इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय शिक्षा मंडल श्री सच्चिदानंद जोशी जी उपस्थित हैं। आप मूल रूप से मध्य प्रदेश से ही संबंधित रहे हैं। पिछले 4 दशक का आपका अनुभव विभिन्न क्षेत्रों में है, जिसमें एकेडमिया के अलावा कई प्रकार के अलग अलग, ये तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बार जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके कालक्रम में अतीत में 2 बार और शिक्षा नीति के संबंध में विचार करने का प्रयास हुआ है, और एक बार 68 में, एक बार 86 में, और ये तीसरी बार 2020 में शिक्षा नीति पे विचार होकर नया ड्राफ्ट आया। दोनों बार के बारे में ऐसा कहते थे कि वो जो हुआ है, चाहे 68 में हुआ या 86 में हुआ, लेकिन ये उधर आज़ादी के पूर्व काल के लार्ड मैकाले की पद्धति से कोई बाहर जा कर के बात करना या आना नहीं हुआ है। जैसे सहज में कभी कभी प्रश्न कर देता हूँ एक, कि आज़ाद भारत का आखिरी हमारा शासक दिल्ली की गद्दी पे कौन है, जो भारतीयता से उत्प्रोत हो, भारतीय व्यवस्थाओं से जाना जाता हो? तो हमारे में से कई सारे मित्रों से वो बड़ा मुश्किल प्रश्न लग जाता है। और ये सबको मालूम है कि अगर आखिरी शासक की बात करेंगे तो पृथ्वीराज सिंह चौहान पे टिकना चाहिए। बीच के क्रम में कहाँ कोई आएगा, वो कहीं से कहीं तक नहीं आने वाले हैं। तो हमारे जो जड़ों से जुड़ने वाली बात आती है, और उसको समझने के लिए अगर दृष्टि दे तो दृष्टि ध्यान में आएगी। फिर हमको अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल पे धन्यवाद की तरफ ध्यान जाएगा कि शासन की उस बात को समझने के लिए भी दृष्टा भी सामने थे, केवल उन उदाहरणों को पकड़ने की आवश्यकता थी। जब मोहम्मद गजनवी की घटना सोमनाथ से जुड़ करके दिखाई देती है, तो मोहम्मद गजनवी की घटना उसी काल की जब हमारे उस शासन काल के मैंने बात रखी है पृथ्वीराज सिंह चौहान से, और उसी काल से इस काल तक ये कैलकुलेशन करके कहा कि जब हम पराधीन हो रहे थे, जब हम कमजोर थे, तो हमारे देवालय ध्वस्त हो रहे थे, लेकिन जब हमारा आज़ादी का समय आया तो सोमनाथ क्यों वापस नए रूप में नहीं आना चाहिए, उसका जीर्णोद्धार क्यों नहीं होना चाहिए? यह जो आनंद का, ये जो एहसास है, ये जो पुरुषार्थ है, ये जो हमारी अंदर की अंतरात्मा है, ये क्यों स्वीकार नहीं करती कि हाँ आज़ादी का काल हो गया, हमारी जड़ें जहाँ जुड़ी है उस जड़ें जुड़ी हुई व्यवस्थाओं के आधार पर हमारी दृष्टि वैसी क्यों नहीं होना चाहिए? ये उसी दृष्टि का दोष होने का परिणाम है कि उनके उद्घाटन पे विवाद हुआ, और उद्घाटन के विवाद का मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन सोमनाथ ने हमको वापस हमारे लिए उस दौर की तरफ पहुँचाया जहाँ से महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के लिए भी संघर्ष की यात्रा प्रारंभ की थी। जब उनने कहा था कि मैं भारत की आत्मा गांवों में बसती है, और गांव से लेकर राम राज्य तक की बात करते हुए बापू ने जो जन जन के अंदर आज़ादी की ललक जगाई, जिसको अलग अलग काल में हमने अलग अलग प्रकार से उसको पूरा एक साथ समाज खड़ा कर ले बगैर हथियार के, ये जो हमारा अहिंसा का जो अस्त्र का उपयोग पहली बार हुआ है, ये मूल रूप से जिसको गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की कल्पना करके तो उत्पन्न किया गया है, वो भी तो शैक्षणिक परिसर में ही जाता है। जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 84 लाख योनियों में से 4 ही प्रकार के उद्भव माने गए। उस उद्भव में अंडज, जरायुज और हम मान के चलते हैं कि जिस प्रकार से एक बीज को परमात्मा की दृष्टि से हम अंकुरित करने के पहले गर्भ में डालते हैं, तो समय आने पे वो अपने आप अंकुरित होकर निकलता है। तो ये हमारे द्वारा अंदर के शरीर में डाले हुए संस्कार जब हमारी यात्रा पूरी होती, यही तो बाहर निकलते हैं।
और उस यात्रा का नाम ही तो भारतीय सनातन संस्कृति है, उससे अलग कहाँ जाता है। तो हमारे अंदर जो संस्कार पिरोए जाते हैं वो शैक्षणिक जगत से तो उनका एक तरह से सारी प्रक्रिया होती, और इसी कारण से तो हजारों लाखों साल से विश्वविद्यालय से पहले अगर अपन जाएं तो भारत से लोग जुड़ना क्यों चाहते हैं, भारत के नजदीक क्यों आना चाहते हैं। और ये हमने देखा ही है कि जो हमारे दुश्मन रहे उनने हमारे दुश्मनी का सबसे बड़ा कोई हमारे लिए जगह ढूंढी, तो वो हमारी गर्दन काटने का नाप नहीं लिया उनने हमारे विश्वविद्यालय जलाने का रास्ता ढूंढा, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला, ये जो विश्वविद्यालयों पे जो अटैक हुए थे, उस अटैक के कारण से हमारी अपनी वो परंपरा को खत्म करने का प्रयास किया था। और इसीलिए माननीय आपने सही कहा कि हम तो 64 कला वाले राज्य से आते हैं, तो जो हमारी कलाओं के अंदर की जो लालित्य है, जो उसका आनंद है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान कृष्ण ने कंस को तो मारा, लेकिन कंस को मारने के बाद अगर शिक्षा ग्रहण करने कहीं आए तो मध्य प्रदेश की धरती पे आए, सांदीपनि आश्रम को गौरवान्वित किया, और शिक्षा भी क्या शिक्षा ग्रहण की उनने। और इसीलिए वो हमारा उस समय का सिलेबस, उस समय की शिक्षा पद्धति, वो जो चीजें हैं उसको पुनर्स्मरण, पुनर्जागरण करने की जरूरत भी, कि कैसे कोई एक विद्यार्थी अपने काल में 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, और वो शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसकी सबसे बड़ी परीक्षा महाभारत के काल में, जब युद्ध के घनघोर नगाड़े बज रहे हों, उस समय का कोलाहल भरा माहौल है, लेकिन वो मुंह पे शिक्षा ही तो आ रही है। ये कैसा दौर, कितना अच्छा दौर है, जिसके लिए अब में उसके गीत के भाव में पुरानी फिल्म में एक अच्छा गाना आया था, उस पंक्ति से अपने को ध्यान में आता है कि हाँ हम देश के वासी हैं, होठों पे सच्चाई रहती है, दिल में सफाई रहती है। तो जो होठों पे सच्चाई लाए और दिल में सफाई लाए, वही तो शिक्षा है, और वो तभी आ सकती है जब रोम रोम में समा हो जाए। तो मैं मान के चलता हूँ, आज का जो आपने रोजगार सृजन के साथ शिक्षा की बात कही है, तो हमने अपनी शिक्षा नीति के परिवेश में बहुत सारे प्रकार से वो सारे प्रयोग भी किए जो पूरे देश में हो सकता है नवाचार के रूप में जाने जाए, अग्रगण्य के नाते से जाना जाए। तो एक तरफ मध्य प्रदेश के अंदर 70 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हमारे पास हुए हैं, जहाँ प्राइवेट और सरकारी दोनों का जोड़े, और हमारा कैंपस भी बहुत बड़ा हुआ है। उस कैंपस के अंदर संख्या तो बड़ी है, लेकिन इन कैंपसों के अंदर भी हमारी बहुत सारी नवाचार की स्थिति भी दिखाई दे रही है। मैं इस नाते से शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, उच्च शिक्षा मंत्रालय के सारे अपने अधिकारी, कर्मचारी और बाकी लोगों को बधाई देना चाहूँगा। जब हमने शुरुआत करते हुए गुरु की बात करी, तो गुरु से हमारा वो नाता उस प्रकार से जोड़ा गया, जिसके कारण से कहा गया कि विश्व गुरु भारत था तो विश्व गुरु हम किसी को गुरु शिष्य के नाते से देखने नहीं जा रहे। विश्व गुरु मतलब वही बात जिसके आधार पर जाना जाता है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने वाले व्यक्ति को हम गुरु कहते हैं, जो हमारे जीवन के अंधकार को प्रकाशमय कर दे, उसी को गुरु कहते हैं। इसलिए हमने वाइस चांसलर का नाम बदल करके कुलगुरु करने का प्रयास किया, ये हमारे अपने उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थान में। और मुझे आनंद तो तब आया कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे लोगों ने भी हमारे वहाँ का नाम भी बदल गया। तो ये अब अपनी यात्रा कहाँ से कहाँ जा रही है, अपनी मध्य प्रदेश से दिल्ली की तरफ ये यात्रा से आखिरकार वो सब प्रकाश दिया जिसकी आवश्यकता है। मैं महामहिम को धन्यवाद देना चाहूँगा, आपकी मौजूदगी में निर्णय हुआ और यहाँ फलीभूत हुआ और आगे तक चलता गया, उसका जो आनंद दिख रहा है। इसीलिए जब हमारे यहाँ 10,000 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थाओं में जब हमारी एनईपी 2020 के पाठ्यक्रम के हिसाब से पुनर्गठन की दिशा में आगे बढ़ गए, हमारे सांदीपनि विद्यालयों में लगभग कक्षा 6 से ज़्यादा, उसमें 220 से ज़्यादा विद्यालयों के अंदर कक्षा 6 के बच्चों को भी कोडिंग करने के लिए हमने अपनी कंप्यूटर लैब से जोड़ने का प्रयास किया है। ये जो हमने कहा कि केवल शिक्षा केवल कागज की डिग्री लेने के लिए नहीं हो, उसका जीवन में उपयोग हो और भविष्य की चुनौतियों से वो लड़ने में या उसको समझने में समर्थ हो। इसलिए एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, आज का जो समय चल रहा है, वाकई अब मैं इसको सरल शब्दों में यही कह सकता हूँ, आजकल करेंसी का जमाना है, लेकिन ये मान के चले कि स्किल ही करेंसी है, ये भारत वालों को मालूम था। इसलिए भारत के लोगों की दृष्टि के हिसाब से आज हम अपने स्किल पे ही जा रहे हैं। जब हम स्किल की तरफ चलेंगे तो आज के समय में इनोवेशन की तरफ भी आना पड़ेगा, और इनोवेशन में हम सब प्रकार से बढ़ रहे हैं। जब एग्रीकल्चर के मामले में भारत के अंदर सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला अगर कोई राज्य है
तो मध्य प्रदेश है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केवल हम खेती नहीं कर रहे हैं, खेती की शिक्षा, एग्रीकल्चर, एजुकेशन भी हमारे सामान्य विश्वविद्यालय तक ले गई। ये हमारे लिए बड़ी बात है। हमारे चारों तरफ आज जो वातावरण बना है देश में, अपना उच्च शिक्षा विभाग इसमें अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है कि हाँ, हम अपने विद्यार्थियों के लिए अगर वो शिक्षा के बाद कोई सर्विस में जाए तो, अन्यथा अपनी खेती किसानी भी करे तो उनकी शिक्षा दीक्षा भी आधुनिक तरीके से होना चाहिए, इसमें क्या कष्ट हो। इसी प्रकार से दूसरे भी बहुत सारे कोर्स खोलने की बात कही है। मैं महामहिम को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमने अपनी कई सारी चीज़ों को, बनी बनाई व्यवस्थाओं को, चूंकि 2020 की शिक्षा नीति लागू हुई है, इसलिए बीते समय के कई कठिनाइयों को दूर करने के रास्ते भी हमने परिमार्जित करने का प्रयास किया, उनको दूर करने का प्रयास किया। और उसका उदाहरण हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी वाली बात आती है कि हाँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी भी होना चाहिए, लेकिन मेडिकल यूनिवर्सिटी केवल पूरे प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज को संचालित करे। जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी संचालित कर रही है, ऐसे गवर्नमेंट वाले कर ले, लेकिन सारे विषयों को खोल करके विश्वविद्यालय का मतलब ही है, उसके दायरे कैसे सीमित हो सकते हैं, उसके दायरे विस्तृत होना चाहिए। और इसलिए विस्तृत दायरे में आज के इस दौर में जब आप दिन भर, आज मैं सारे विद्वानों के नाम देख रहा था, संस्थानों के, अपने देश भर के स्वनाम धन्य बड़े बड़े संस्थानों के बड़े बड़े विद्वान आपके बीच में बैठे हैं। ऐसे विद्वानों के बीच में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूं। हमने कुछ और नए कदम बढ़ाने की तरफ संकल्प लिया है। हमने कहा कि जब हमने अपने दूध उत्पादन में, मध्य प्रदेश देश का तीसरा राज्य है और ऐसे में हमारे दूध उत्पादन के आधार पर हम नंबर 1 पे जाना चाहते हैं कि इस राज्य के अंदर के पशुपालकों को भी उतना मदद मिले। तो जब हम देश में नंबर 1 बनना चाहते हैं, जब 6 करोड़ से ज़्यादा पशुधन हमारे यहाँ है, ऐसे में केवल एक वेटरनरी कॉलेज से डॉक्टर कैसे उसकी पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए ये कोर्स भी सारे विश्वविद्यालय में खुलना चाहिए। उस केवल पशुधन की बात नहीं करें, मत्स्य उत्पादन में भी मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान का 1 नहीं 3 संकल्प हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपने यहाँ एरिगेटेड एरिया भी जब बढ़ रहा है, सब प्रकार की व्यवस्थाओं पे हमने ध्यान दिया है। तो मत्स्य उत्पादन से लगा करके पशुपालन तक, और पशुपालन से लगा करके और भी इसी प्रकार के नए नए सारे सेक्टर में जाने की आवश्यकता है। ये बात सही है। एआई के ज़माने से थोड़ा सा लोगों को डर लगता है। मैं कहता हूँ कि डरने की बात कम है। याद करो 2000 साल पहले, हमारा तो अतीत कितना गौरवशाली है। हमारे यहाँ एक आदमी था जो राजा राज्य भी चलाता और भूत भी पकड़ लेता। विक्रम बेताल कहाँ था? हमारे पास ही तो था, और कहाँ जाएगा हमारे यहाँ। विक्रम के बेताल का वो दौर हमको हमारी शिक्षा से भी जोड़ता है और उस काल के गौरवशाली अतीत से भी परिचय कराता है कि एकमात्र देश भारत है जहां ये सारी चीजों का उपयोग करते हुए लोगों की बेहतरी के लिए जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, उस दिशा में हम बढ़ने के लिए समर्थ हैं। आइए हम सब संकल्प करें। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार आज आपके जो विचार का नवनीत निर्णय लेगा, उस दिशा में ठोस कदम बढ़ाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सब आपका अभिनंदन, धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। आपने ठीक ही कहा कि जो स्किल है वही करेंसी है, और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ मल्टी डिसिप्लिनरी एरियाज में हमको काम करना है, और यही मध्य प्रदेश का संकल्प है और यही हमारी उपलब्धि भी। बहुत आदर के साथ अब हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगू भाई पटेल जी को। सभी को नमस्कार। रोजगार आधारित शिक्षा कार्यशाला हमारे लिए बहुत अच्छा विषय और मध्य प्रदेश का सर्वांगी विकास हो, इसके लिए जो कार्यशाला रखी गई, मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत अच्छी बात ये कार्यशाला में आज चर्चा होगी। पहले तो मैं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा रोजगार आधारित शिक्षा और समकालीन रुझान विषय पर आयोजित कुलगुश्रियों कार्यशाला में सभी उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री, माननीय शिक्षा मंत्री श्री, सचिव अनुपम राजन जी, निजी विश्वविद्यालय वैशी भरत शरण जी,
राष्ट्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद जी, अंतर विश्वविद्यालय एसी पांडे जी, विभिन्न स्थानों से पधारे हुए विशेषगण, कुलगुरु श्रीयों, सचिव श्रीयों, प्रोफेसर श्रीयों, सभी मीडिया के मित्रों, कार्यशाला का आयोजन समय की आवश्यकता के साथ ही आने वाले भविष्य की तैयारी का एक सशक्त मंच है। शिक्षा समाज की रीढ़ होती हुई, क्योंकि समय के साथ तालमेल बिठाने, नवाचारों को अपनाने और नए अवसरों को लाभ उठाने में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को सक्षम बनाती है। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो विद्यार्थियों को न केवल रोजगार के अवसरों तक पहुंच दे, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त बनाए। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि स्थानीय उद्योगों, सामाजिक आवश्यकताओं, क्षेत्रीय आर्थिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। मैं सरकार को और खास करके मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देने जाता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले आयोजन हुआ उद्योग मेला का, बाद में मुख्यमंत्री गए, सूरत गए, अहमदाबाद गए, दिल्ली गए, लुधियाना गए, जर्मनी गए, दुबई गए, स्पेन गए, वहां से बहुत से इन्वेस्टमेंट लेकर मध्य प्रदेश में आए हैं। मैं उसको लिए मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये जो उद्योगों के साथ करार हुआ है और जहां जहां उसका भूमि पूजन होने वाला है और सभी प्रकार के उद्योग होंगे। यहां जो बहुत सी बातों वक्ताओं ने जो बताई, मैं सारे विषय को, और जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें भी सभी विषय, सारे 50 जितने विषय पर सारे वक्ता ने यहां से बोल दिया है। इसलिए मैं समझता हूं कि सभी जो नई नई टेक्नोलॉजी है, आज के समय की जो जरूरत है, उसके लिए हमको अच्छा कुशल कैसे वो रोजगार को बढ़ावा मिले, ऐसे हमको नागरिक को तैयार करना है। मैं समझता हूं कि मैं सरकार को भी आग्रह करूंगा कि हमारे जो 21 जितनी हमारी सरकारी यूनिवर्सिटी है, मेरे को ध्यान में है, इसलिए 45 जितनी निजी यानी सेल्फ फाइनेंस भी यूनिवर्सिटी है, ये सब मिलाकर मध्य प्रदेश में जहां जहां उद्योग का करार हुआ है वहां का लिस्ट बना दे और सभी यूनिवर्सिटी को मिले। वहां यूनिवर्सिटी में जहां जो उद्योग है वहां उसका कैसे उसको ट्रेनिंग मिले और उसको क्या कैसे रोजगार मिले, ऐसे कोर्स वह तैयार करे जिसमें क्वालिफाइड बच्चे को राह नहीं दिखेगी। जहां नजदीक का आज तो क्या है, कहीं का बात देखता हूं मैं, कहीं उद्योग मिला होता है तो बच्चे को प्लेसमेंट मिलता है, मगर घर से कितने 500 किलोमीटर दूर, और शुरू में तो इतना पेमेंट उसका पे का स्केल भी नहीं होता। तो पहले तो जाने की बात, वहां रहने की बात, और जो उसका पे है उसमें कैसे संभाला जाए सारा, वो दिक्कतें आती है। तो कई बार तो ऐसा होता है वो जाने देना पड़ता है कि चलो अभी दूसरा नजदीक मिलेगा तो मैं तय होगा। जैसे कभी कभी स्टूडेंट को भी होता है ना, कहीं ऐसे गरीब बच्चे दूर नहीं जा सकते, यह नहीं पढ़ सकते, ऐसे जो स्थिति है वो क्वालिफाइड लोगों के लिए भी दिक्कतें आती है। इसलिए मैं समझता हूं जहां जहां अपने का उद्योग का करार हुआ है वहां जो वहां यूनिवर्सिटी है वो उसमें कोर्स डाले, तो मैं समझता हूं क्वालिफाइड बच्चे हमको मिल जाएंगे और उद्योग लगाने में भी समय लगेगा, इसने एक साल में नहीं हो जाएगा।
और हमारा कोर्सेज भी होगा, उसका भी समय तो होगा 2-3 साल का भी कम से कम। तो उसमें तैयार होने के बाद वो उद्योगकार को यहाँ के ही क्वालिफाइड बच्चे मिल जाएंगे तो मैं समझता हूँ स्थानीय रोजगार मिल जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। दूसरी बात सच्चिदानंद जी ने भी बताई कि हमारे देश से 12 लाख जितने बच्चे विदेश में जाते हैं और हमारे पास कितने हैं? 55,000 60,000, यानी कितना डिफरेंस है। मैं एक बार प्राइम मिनिस्टर को सुन रहा था, उन्होंने बोला कि हम ऐसे भारत को विकसित भारत बनाए, कभी भी हमारे बच्चे को फॉरेन पढ़ने जाना नहीं पड़े, ऐसे हमारा माहौल भारत का विकसित भारत ऐसे हम बनाने चाहते हैं। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश ऐसा बनेगा, इसके लिए कि शुरुआत यहाँ मध्य प्रदेश से होगी। ये मैं तो चाहता हूं एज ए मुख्य प्रथम नागरिक के रूप में मैं ऐसा चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का ऐसा गौरव मिले। दूसरी बात शिक्षा मंत्री ने बोली, हमको नागरिक तैयार करना है, संस्कारी नागरिक। रोजगार तो अच्छा मिलेगा, पैसे भी आएंगे, मगर उसका वो नागरिक संस्कारित है क्या? मैं एक संत को अभी बीच में सुन रहा था, बच्चे पढ़ने जाते हैं तो किताब तो लेके जाते हैं, नोटबुक लेके जाते हैं, पेन लेके जाते हैं, मगर उसके थैले में माँ की ममता भी है, माँ बाप का परिश्रम भी है, आशा भी है, अपेक्षा भी है, वो भी सब लेके जाते हैं। माँ सुबह में 5 बजे उठ जाती है, बच्चे के लिए टिफिन बना देती है कि मेरा बच्चा जाए, भूखे नहीं रहे, अच्छी तरह पढ़े। पिताजी को पैसा नहीं है, एक जोड़ी में 2 साल गुजारते, मगर हमारा बच्चा अच्छी पढ़ रहा है, उसके लिए अच्छा कपड़ा देना पड़ता है। माँ बाप की बहुत समर्पण होता है, मगर बच्चा बाद में क्या करता है?